ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव द्वारा आयोजित बीके मीडिया ट्रेनिंग के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज का विषय है मुद्रित पत्रकारिता अर्थात प्रिंट मीडिया। वैसे पत्रकारिता ही मूल आधार है इस प्रशिक्षण का। आज जिसे हम मीडिया कहते हैं, उस मीडिया में पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपने अनुभवों से प्रशिक्षण देने हमारे बीच मौजूद हैं हमारे अनुभवी तथा आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। आपका सेवा स्थान भोपाल है। आप मीडिया प्रभाग के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर हैं तथा मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के आप प्रवर्तक हैं। ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की मोटिवेशनल पत्रिका राजी खुशी के आप संपादक हैं। समूचे भारतवर्ष में मूल्यानुगत पत्रकारिता तथा मीडिया को लेकर आपने कई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, डायलॉग, वर्कशॉप को संबोधित किया है तथा मीडिया प्रतिनिधियों को मूल्यनिष्ठ समाज निर्मिति में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। आप पूर्व संपादक दैनिक नव भारत के रह चुके हैं तथा अपनी कलम से कई सामाजिक विषयों पर प्रबोधन किया है। आपकी विशेषता यह है कि आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में एचओडी के रूप में हजारों विद्यार्थियों को पत्रकारिता प्रशिक्षण देकर एक सफल पत्रकार, मीडिया कर्मी के रूप में समाज को दिए हैं। आपके कई विद्यार्थी देश के नामी ग्रामी संस्थाओं में पत्रकारिता, जनसंवाद के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत ही नम्रचित्त तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे हमारे बीच मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के प्रवर्तक हमें मिले हैं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम सुनेंगे प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी से, जो हमें कुछ विषयों पर प्रकाश डालेंगे। मीडिया का बदलता स्वरूप तथा विषय, समाचार तथा आलेखों तथा लेख, फीचर, इंटरव्यू आदि का बदलता स्वरूप और वर्ष 2021 मीडिया सेवाओं का नया रूप। ओम शांति। मित्रों, हम आज आपसे समाचार के संबंध में बात करेंगे। आप प्रायः समाचार पत्र पढ़ते होंगे, टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, ये सब मतलब रेडियो पर भी आप न्यूज़ सुनते होंगे। सोशल मीडिया पर भी हम अपनी जानकारियां एक दूसरे को देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो असल में समाचार का मतलब होता है ऐसी जानकारियां जो हमें हमारे समाज से अवगत कराएं। वो जानकारियां जिनको जान लेने से हमको लगता है कि हम समाज के बारे में, अब समाज को जब हम कहते समाज के बारे में जब हम कहते हैं तो उसका आशय क्या है? समाज से मतलब है कि जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में हम रहते हैं उसके में कहाँ क्या हो रहा है, ये बताना। हम सरकार से गवर्न होते, माने सरकार हम पर शासन करती है, प्रदेश की भी, देश की भी, अन्य प्रदेशों की सरकारें भी अपने अपने यहाँ काम करती हैं। वे सब क्या कर रही हैं, वे क्या करती हैं, ये भी बताना हमारे लिए वो रहता। मतलब जिस प्रदेश और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की प्रायः सारी जानकारियों को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको प्रभावित करती है। जैसे अभी देखें, किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन सिर्फ किसान और सरकार के बीच का मामला नहीं है। दिल्ली में जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी प्रभावित हैं। किसान के संबंध में किसानों की मांग क्या है, ये भी हम जानना चाहते हैं। भाई अगर आंदोलन चल रहा है तो उसकी मांगें क्या है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई उस बारे में सरकार ने क्या किया है। तो सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उसके बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए ना, कि क्यों आखिर। फिर वो किसान उन
कानूनों को क्यों अमान्य कर रहे हैं, ये भी हमारी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जिनकी वजह से वो किसान उनको नहीं नहीं मान रहे हैं वो कानूनों को। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार और किसान या राजनीति कोई प्रभावित करने वाली बात होगी, मगर नहीं, इस सब से पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा देश प्रभावित होता है। और इसलिए उन सब जानकारियों के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिन जानकारियों के कारण हम अपने समाज को और बेहतर ढंग से जान सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, भागीदार। अब आप में से कई 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, तो वो इस देश में वोट देने के अधिकारी हैं। तो जब वोट देने के अधिकारी हैं तो उनको जानना चाहिए ना कि भाई आखिर हमको जो अधिकार मिला है वो किसके तहत मिला है, वो संविधान में क्या व्याख्या है वगैरह। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ असल में जानना किसी भी देश के नागरिक को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन जानकारियों के आधार पर वो अपने देश में अपनी भागीदारी एक तरह से निश्चित करता है। इस संबंध में ये जो जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी जानकारियाँ समाचार कहलाती हैं। वो अखबार में भी छपती हैं, वो टीवी पर भी जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी दिखाई जाती हैं। माने वो उसमें हम टीवी में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं उन जानकारियों के बारे में। मैंने ये जो समाचार है, ये समाचार के सिलसिले में अगर हम ये देखें, इसमें पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है। पहले सामान्य तौर पर जो समाचार आज से 25-50 साल पहले सरकार के संबंध में या समर्थ लोगों के संबंध में जो जानकारियां हुआ करती थी सरकार के संबंध में, और जो समाज के बड़े लोग हैं, जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे लोग हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनके बारे में जो जानकारियां होती थी वही समाचार बना करते थे। मैं अब इस समय एक बड़ा बदलाव आया है, और बदलाव ये है कि सरकार के तो हैं ही, मगर सरकार के अलावा जो सामान्य व्यक्ति है वो भी क्या करता है उसकी जानकारी। जैसे एक किसान ने अभी पिछले दिनों आप लोगों ने एक समाचार पढ़ा होगा, किसान ने अपने खेत में जो सामान्य उपज है उस सामान्य उपज से बहुत ज़्यादा उपज पैदा की, तो वो जानकारी जो है वो हमारे समाचार पर नहीं। तो समाचार असल में जो सामान्य व्यक्ति कुछ विशेष करता है वो भी समाचार। अगर एक बच्चा अगर मान लीजिए पूरे प्रदेश में परीक्षा में पास हुआ है तो वो एक सामान्य घर का बच्चा, मगर वो समाचार है क्योंकि फिर ये जिज्ञासा होती है ना ये जानने की कि आखिर वो ऐसा क्या पढ़ता था जिसकी वजह से वो इन सब से आगे बढ़ गया। तो ये जो समाचार, एक तो ये कि इसका फोकस पहले की तुलना में बदल गया। अब सामान्य व्यक्ति जो विशेष काम करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने विशेष काम से समाज को प्रभावित करता है, या ऐसा विशेष काम जिसका अनुकरण हम करना चाहते हैं, अनुकरण माने हम उसकी कॉपी हम करना चाहते हैं, वे सारे के सारे समाचार कहलाते हैं। वो चाहे समाचार पत्रों में छपे, चाहे रेडियो में छपे, और रेडियो से प्रसारित हो, या टीवी पर न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से दिखाए जाते हों, ये समाचार के संबंध में धारणा है। मैं अपनी बात को यहाँ थोड़ा रोकता हूँ, और रोकने के बाद में आप सोचिए 1 मिनट, और अगर आपके कोई प्रश्न पैदा हो जाए तो फिर पूछिए, फिर अपन आगे इस संबंध में बात करेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले समाचार के संबंध में बात की थी। मुझे लगता है कि आपकी बात को समझ में आ गई है। अब समाचार तो हम कैसे, 2 बातें और उठती हैं कि अगर ऐसे समाचार हैं तो ऐसे समाचार को हम संग्रह कैसे करें, हम कैसे उन समाचारों तक पहुँचें, उन समाचारों को एकत्रित कैसे करें, और दूसरा इन समाचार
समाचारों को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, क्या तरीका है जिससे हम वो समाचारों को हम प्राप्त कर लें। तो पहली बात हम करना चाहते हैं कि मतलब हम इन समाचारों तक पहुँचे कैसे। देखिए, समाचार कोई अपने आप तक पहुँचने वाली बात नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो है, सामान्य तौर पर हमारी समझ, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप भी कई बार देखा होगा कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं देखा होगा, और उसके बाद दूसरे दिन समाचार पत्र में देखा कि वहाँ ऐसा घटना हो गई थी। आप भी निकले थे वहाँ से, मगर आपको नहीं पता लगा। तो समाचार असल में एक विशेष नज़रिए, एक विशेष नज़र रखने, विशेष समझ रखने का काम है। मतलब जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर उसमें हम ये नहीं समझ पाते कि वो समाचार क्या है, वो जानकारियों में समाचार क्या है। और इसलिए वो एक विशेष तरह की समझ है। समझ क्या है? वो समझ ये है कि वो जानकारी किसको प्रभावित करती है, कौन जानना चाहता है, कौन उन जानकारियों को जानना चाहता है। तो सामान्य तौर पर ऐसी जानकारियाँ जिनको सब जानना चाहते हैं, सब लोग अधिकांश लोग जानना चाहते हैं, ऐसी जानकारियाँ जिनसे सब लोग प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए, जलगांव में या किसी और भी जगह कोई बहुत प्रधानमंत्री का दौरा का मालूम पड़े आपको, तब प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में हर कोई जानना चाहेगा। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री वैसे तो व्यक्ति हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, मगर प्रधानमंत्री हैं और उनका आना सब लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए सारे के सारे लोग जानना चाहेंगे। तो ऐसी जानकारियाँ जो सबको प्रभावित करती हैं, जिनको सब जानना चाहते हैं, जिनमें सबका कौतूहल है कि क्या होगा, क्या ये, ऐसी सारी जानकारियाँ जो हैं, वो असल में वो जानकारियों को जो अपनी समझ से देख करके पकड़ लेता है, सुनता है और उसको पकड़ लेता है, वो फिर उसके बारे में और आगे पता लगाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने कहा, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर जलगांव आ रहे हों या किसी और जगह आ रहे हों, तो आप जानना चाहेंगे ना भाई क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। तो ये जो क्यों, क्या, कैसे, कब आ रहे हैं, ये जो इन प्रश्नों का जो उत्तर ढूंढता है वो जो पत्रकार, वो उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो असल में समाचार है। मतलब क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये 5 जो है वो 5K का, कब, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर जानकारी के संबंध में जो एकत्रित करता है और जहाँ से एकत्रित करता है, वो जानकारियों का उत्तर असल में समाचार है। बात समझ में आई ना आपकी? तो अब पत्रकार क्या करता है कि मान लीजिए ऐसे ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वो पता लगाएगा कि मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं। तो मालूम पड़ा, कहाँ से मालूम पड़ेगा? वो कलेक्टर से मालूम पड़ेगा, या पब्लिक रिलेशन ऑफिस से मालूम पड़ेगा, या उनकी पार्टी के दफ्तर से भी मालूम पड़ सकता है। तो वहाँ से वो उस जानकारी को प्राप्त करेगा। कब आ रहे हैं तो उसके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? भाई वहाँ सभा संबोधित करने वाले हैं, या किसी के घर जाने वाले हैं, या किसी से मिलने वाले हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो पत्रकार एकत्रित करेगा, और फिर उन सारी जानकारियों को मिला करके आप हमारे सामने अखबार या टीवी या रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर देगा। तो वो सारी जानकारियों में ये जो जानकारियाँ इकट्ठी करके हमको प्रस्तुत की, वो समाचार। इसको कैसे प्राप्त किया उसने? असल में उन जानकारियों के जो स्रोत हैं, उन जानकारियों को जहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, उन जानकारियों के स्रोत से उनने उन जानकारियों को लिया। क्योंकि जानकारियों के संबंध में ये विशेष बात ध्यान रखना पड़ती है
कि जानकारी कोई अफवाह नहीं हो, क्या सुनी सुनाई बात हो कि ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसा सुनने से नहीं, उसको प्रामाणिक करना, वो स्रोत से पता लगाना चाहिए कि भाई सचमुच ये बात जो हमने सुना है वो सच है या नहीं है। तो सच को उस स्रोत से ही मालूम पड़ेगा। तो स्रोत के से उन जानकारियों को एकत्रित करके, और इसीलिए समाचार की कई बार परिभाषा में कहा जाता है कि जो सच होता है वही समाचार होता है, जो नवीनता होती है वही समाचार होता है, जिसमें आपके कुतूहल शांत हो, उन प्रश्नों का उत्तर हो, वो समाचार होता है। जो क्या कब क्या है, जो मैंने अभी बताया था, उन प्रश्नों का उत्तर ही समाचार है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि समाचार असल में क्या है, और दूसरा ये भी समझ में आया कि समाचार हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, और सोचने के बाद फिर हम इसके बारे में और आगे आपसे बात। मैंने अपनी पिछली बातचीत में ये संकेत दिया था कि मीडिया में बदलाव आया है, और मीडिया के फोकस यानी कंटेंट को लेकर भी बदलाव हुआ है। मगर इतना कह देने भर से ये पूरी बात समझ में नहीं आती है। असल में आज इस समय जो मीडिया है, या जो मास कम्युनिकेशन के जो साधन है, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इनकी लागत में, इन पर लगने वाली लागत में और आज से 50 साल पहले या उससे पहले की लागत में बहुत बड़ा फ़र्क है। असल में पिछले 2-3 दशकों में मीडिया को शुरू करने में, स्थापित करने में और उसे संचालित करने में उसकी लागत में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। और इसीलिए आज से 50 साल पहले जो लोग समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, रेडियो तो खैर उन दिनों सरकारी ही था, शासन के द्वारा संचालित होता था, और दूरदर्शन भी था, तो उसी तरह से वो भी शासन के द्वारा ही संचालित होता था। तो समाचार पत्रों में सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता था कि उसमें जो लागत लगती थी, उसमें जो खर्चा होता था, वो खर्चा जो है लगातार बढ़ता गया है। अब वो बढ़ता हुआ खर्चा केवल उसकी आय से तो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि समाचार पत्रों की कीमत उसकी उत्पादन लागत से बहुत कम होती है। तो ये पिछले 2 दशकों में मीडिया में भी उसकी लागत को लेकर के, उसके खर्चे को लेकर के विचार शुरू हुआ है। और यानी एक तरह से कह सकते हैं हम उसमें अपने संचालन के हानि और लाभ को लेकर के, जिसे हम एक अर्थों में कह सकते हैं कि वो सामान्य तौर पर व्यवसाय की तरफ मुड़ गया है। अब जब हानि और लाभ की तरफ विचार करेगा, तो जाहिर है कि वो हानि की तरफ उठाए जाने वाले कदमों को थोड़ा कम करेगा, और जिससे उसे लाभ हो सकता है और उसके मूल्यों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, तो वो उस तरफ मुड़ेगा। ये जो बदलाव है, इस बदलाव की वजह से मीडिया का फोकस में फ़र्क आया है, और लगातार हम देखें तो 2 दशक पहले जितना था, वो 1 दशक पहले उससे ज़्यादा हो गया है। और अब तो ये है कि सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि मीडिया में के संबंध में एक बड़े पत्रकार ने एक बार एक लेख लिखा था, और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले 7 व्यवसाय हैं, उनमें इंफोटेनमेंट भी है। माने जिसे हम इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट का मिला जुला स्वरूप कहते हैं, माने टीवी जिसे कहते हैं, तो या मीडिया को भी मीडिया संबोधित जिससे है वो। तो ये असल में जो बदलाव है, इस बदलाव को भी हमें समझना चाहिए। तो इस बदलाव को अगर हम समझेंगे तो हम मीडिया के साथ अपना व्यवहार करते हुए इस बारे में समझ सकेंगे कि मीडिया में जो अंतराल है या अंतर है या जो बदलाव हुआ है, उसका मूल नेपथ्य में कारण क्या है। अब आते हैं अपनी अगली बातचीत के संदर्भ में, और वो बातचीत ये है कि देखिए, हम
तो सामान्य तौर पर सकारात्मक लोग हैं और सकारात्मक समाज के साथ में, लोगों के साथ में सकारात्मकता, एक अच्छा समाज, एक मूल्यनिष्ठ समाज, एक मूल्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए सेवा करते रहते हैं, कार्य करते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम अगर मीडिया के संबंध में जानना चाहते हैं और उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाएं। एक बात है, हम सामान्य तौर पर लोगों की बेहतरी के बारे में और समाज की बेहतरी के बारे में, अर्थात उनमें अच्छे मूल्य आए, वे एक दूसरे के, जिन्हें हम देवताई मूल्य कहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, दया रखना, करुणा, सहयोग, मैत्री इत्यादि, ये जो मूल्य हैं जिनमें हम मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता से सोच के काम करते हैं, व्यसनों को से मुक्त होकर के काम करते हैं, व्यसन मन बुरी आदतें, विकारों से रहित, वे मूल्य जो हिंसा, व्यभिचार, इन चीज़ों को बढ़ाते हैं, उनको हम एक तरह से समाप्त करने के पक्ष में रहते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा आदमी नहीं बनेगा, और बिना अच्छा आदमी बने, बिना मूल्यनिष्ठ आदमी बने, समाज का व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। तो ये जो पक्ष है, इसके संबंध में हम सोचें तो आप अगर याद करें अपने बारे में, तो आपको ये अच्छी तरह से याद आएगा कि हम जो लोग हैं वो सामान्य तौर पर जो कार्यक्रम करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए शिवानी जी बोलती हैं, तो शिवानी जी क्या कहती हैं? शिवानी जी लोगों को में तनाव, भय, इससे मुक्त होने के लिए बात करते हैं। ये जो कोरोना का जो पूरा वर्ष रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या कहा है लोगों से कि निर्भय होइए, अपने आप को देखिए और अपने विचारों को संतुलित करके देखिए, दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हुए विचार करिए, नकारात्मकता से अलग रहिए तो ज़्यादा है। तो ये जो बातें हैं वो सामान्य तौर पर लोगों को हम जो कहते हैं, ये लोगों के अच्छे के लिए कहते हैं। तो असल में हमारा हम जो ये जो कार्य करते हैं, इसके संबंध में पहले तो हम लोग क्या कार्य करते हैं और उनमें जो मैंने आपको समाचार की जो विशेषताएं और समाचार को एक तरह से परिभाषित किया था, उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि आपकी वो बातें, वो जानकारियाँ, वो सूचनाएं कौन सी हैं, या वो कार्यक्रम कौन से हैं, वो विचार कौन से हैं जो लोग जिसे जानना चाहते हैं और जिससे लोगों की बेहतरी और भलाई होती है। तो उन जानकारियों को हमको समाचार का जो मैंने आपसे जिक्र किया था, क्या, कब, कहाँ, कैसे, और वो विशेषताएं जो बताते हुए बात की थी, उनका ध्यान रखते हुए हमें समाचार, तो हमारी वैसी बहुत सी बात आप देखें अगर ब्रह्मा कुमारी के संबंध में, तो ब्रह्मा कुमारी सिवा अच्छाई को बढ़ाने के बारे में और कोई बात नहीं करती। अभी जैसे ताज़ा एक संदर्भ में दूँ, लीगेसी ऑफ लव अभी 27-28 तारीख को शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में चाहे 1 करोड़ लोग या 50 लाख लोग, पूरी दुनिया में सारे लोग एक तरह से पूरी मानवता के प्रति प्रेम, पूरे लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम, पूरे जो लोग हैं उनके प्रति प्रेम इस तरह से जिससे कि वो निर्भय हो जाए, इन बातों को लेकर के अपने अपने ध्यान और उसमें शुरू कर रहे हैं। अभी कितनी बड़ी बात है, ऐसा आप देखा होगा कि ऐसा और कोई नहीं कर रहा। तो इन बातों को लेकर के हमें समाचार अगर बना करके हम मीडिया के पास भेजेंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार होगा। और अगर इसी संदर्भ में हम देखें तो पिछले 1 दशक में ब्रह्मा कुमारी की खबरों को लोग ललक के साथ में प्रकाशित करते हैं, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो समाचार पत्र हो। तो मित्रों, हमें इस बात को विशेष तौर पर देखना है और अपनी बातों को, अपनी जो अच्छाइयाँ, अपने जो अच्छे कार्यक्रम हैं, जो लोगों की भलाई के कार्यक्रम, उनको लेकर के समाचार गढ़ने की कोशिश करके उनके साथ व्यवहार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातचीत को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
मित्रों, आज हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और जो मीडिया में आने वाले जो दूसरे लेखन रूप हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। देखिए, मीडिया में या जब मैं कहता हूँ तो मीडिया का अर्थ है समाचार पत्र भी, रेडियो भी, टीवी भी, न्यूज़, जिसमें टीवी में मनोरंजन चैनल भी होते हैं, न्यूज़ चैनल भी होते हैं, तो और सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो भी उसमें शामिल है। तो ये सारे के सारों में केवल समाचार नहीं हुआ करते। आपने देखा होगा, समाचार पत्र पढ़ते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि उसमें केवल समाचार नहीं होते, समाचार के अलावा विचार भी होते हैं और विचारों के अलावा भेंट वार्ताएँ भी होती हैं, दूसरे फीचर भी होते हैं, कुछ ऐसे मन को लुभाने वाले या अपने आसपास के और अच्छी चीज़ें, जैसे मान लीजिए मेला हुआ तो मेला के बारे में, या अगर कहीं कोई अभी जैसे इस समय अगर आप देखें तो ये वर्ष का अंत जब हुआ अभी, तो वर्ष के अंत होने के बारे में 2020 कैसे बीता और 2021 की क्या संभावनाएं, इनको लेकर के भी बहुत सारी बातें की गई। तो एक तरह से हम ये जानते हैं कि मतलब मीडिया में केवल समाचार नहीं होते, समाचार के अलावा भी बहुत सारे लेखन रूप होते हैं। वे लेखन रूप जो हैं वो जैसे लेख होता है, इंटरव्यू होते हैं, आपके फीचर होते हैं, फीचर आर्टिकल होते हैं, दूसरा रिपोर्टाज होते हैं, ऐसी बहुत सारे लेखन रूप हैं जो मीडिया में आते हैं। और ये सब एक तो इनके पहले हम असल में ये समझ लें कि समाचार और समाचार के और इन लेखन रूपों में अंतर क्या है। देखिए, समाचार, आपने अगर ठीक से मेरी बात को समझा है तो समाचार जो है वो जानकारियाँ देता है, सूचनाएं देता है, क्या हो रहा है वो उसके बारे में बताता है। किसी ने कुछ कहा है तो क्या कहा है ये बताता है, मगर उसके कहने का मतलब क्या है ये नहीं बताता। वो जो कहा गया है वो बताता है। कहीं अगर कोई प्रसंग घटा है तो उस प्रसंग के बारे में बताता है, उसकी जानकारियां देता है। कहीं अगर संगीत का कार्यक्रम हुआ है तो संगीत के कार्यक्रम में कौन संगीतकार थे, उन्होंने क्या किया, वो प्रसंग कैसा रहा, ये बताता है। और असल में उससे हमारी उसके बारे में और जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। तो उन जिज्ञासाओं का समाधान एक तरह से इन लेखन रूपों में होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो लेखन रूप हैं, जो जिनके बारे में हम बात करेंगे, वे लेखन रूप जो है मीडिया में उठने वाले प्रश्नों या मीडिया में दी गई जानकारियों का ही विस्तार होते हैं। माने अपने समय में कुछ हो रहा है, उस समय के बारे में हमारी जिज्ञासाएं होती हैं। मान लीजिए वस्तुओं के दाम बढ़े, तो दाम क्या बढ़े हैं, महंगाई कितनी हो गई, ये तो समाचार में आ जाएगा। मगर वो क्यों हुए हैं, क्यों बढ़े हैं, और अब उसका समाधान क्या है, आखिर क्या वजह थी जिनकी वजह से ये दाम बढ़े हैं, इन सब का विस्तार पूर्वक अगर जब हम बात करेंगे या बताएंगे, उन तथ्यों की खंगालेंगे, उनकी विवेचना करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे या उनकी व्याख्या करेंगे, तो वो जो बातें कही जाएंगी वो एक अलग लेखन रूप है। वो इस बातचीत को लेख के रूप में भी रखा जा सकता है, फीचर आर्टिकल के रूप में भी रखा जा सकता है, और किसी अर्थशास्त्री से बात करके उसे भेंट वार्ता के रूप में भी रखा जा सकता है। तो ये अलग अलग लेखन रूप हैं जिनका प्रयोग सामान्य तौर पर, तो मोटे तौर पर ये जो जानकारियां हैं वो जानकारियों का विस्तार ही असल में ये लेखन रूप हैं। ये बात हमको बहुत साफ समझ ऐसा नहीं है। और इसलिए मीडिया के बारे में एक बात और हमको समझ लेनी चाहिए कि मीडिया असल में कंटेम्पररी होता है, समसामयिक। माने सामान्य तौर पर जो हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है, हो रहा है, जो प्रसंग घट रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो हलचलें हो रही हैं, उनके बारे में ही वो सारी की सारी होती हैं। चाहे समाज
उन हलचलों में शामिल हो, या सत्ता उन हम हलचलों में सरकार शामिल हो, ये कोई भी हो सकता है उसमें, उनके बारे में। तो ये जो लेखन रूप हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन एक लेखन रूप पर बात करते हैं, लेख असल में मोटे तौर पर अगर आप देखें समाचार पत्र में प्रतिदिन आप जो ओपिनियन पेज होता है उसका संपादकीय पेज जिसे कहते हैं या ओपिनियन पेज कहते हैं, उस ओपिनियन पेज पर आप देखते हैं हर समाचार पत्र में 2 या 3 इस तरह के लेख होते हैं। अगर उन लेखों के विषय आप अगर प्रतिदिन देखें बड़ी बारीकी से, तो वे सामान्य तौर पर वे विषय ही होते हैं जो समाचार पत्रों में जिनकी जानकारियाँ जो है वो समाचार पत्रों में या जो है वो समाचार पत्रों में जानकारियों के रूप में आ चुकी हैं, और वो ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दे पर लोग और जानना चाहते हैं। तो और जानना चाहते हैं के लिए जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो उन पर अपना मत या मंतव्य या वो उसका विवेचन या विश्लेषण करके जो लिखते हैं, वो लेख कहलाता है। लेख असल में उन्हीं प्रश्नों का जो है वो विस्तार होता है, जो बहुत सारे तर्क संदर्भ उनको जोड़ करके लिखा जाता है। तो इस तरह का लेख के कई प्रकार हैं। मतलब एक विवेचनात्मक लेख हो सकता है, विश्लेषणात्मक लेख हो सकता है, वो व्याख्यात्मक लेख हो सकता है, वो वर्णनात्मक लेख हो सकता है। माने वर्णन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी शहर में कोई मेला लगा है, तो मेले का जो पूरा वर्णन करेंगे वो एक वर्णनात्मक लेख हो गया। कई बार हम किसी व्यक्तित्व पर केंद्रित बात करते हैं, विवेकानंद जी को लेकर के, या हम किसी और व्यक्ति को लेकर के बात कर, महात्मा गांधी को। तो अभी हमने जो बात की थी उसमें मैंने बताया था आपको कि व्यक्तित्व को लेकर के जो लेख लिखा जाए वो व्यक्तित्व प्रधान होता है, और जो व्याख्या को के हिसाब से किया जाए वो व्याख्यात्मक होता है, जो वर्णनात्मक है वो वर्णनात्मक होता है। मान लीजिए आप शरद पूर्णिमा पर कोई लेख लिख रहे हैं, तो अगर वो निबंध नहीं है, निबंध भी एक स्वरूप होता है जो सामान्य तौर पर साहित्य में ज़्यादा उपयोग में आता है, मीडिया में तो बहुत कम होता है। तो अगर वो निबंध नहीं है तो फीचर आर्टिकल होगा, और या फिर जो है वो वर्णनात्मक होगा कि लोगों ने कैसे, अगर पूरे प्रदेश में अगर मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, इसको लेकर के अगर किसी ने कोई आलेख लिखा है, तो वो एक तरह से वर्णनात्मक लेख होगा या वो फीचर आर्टिकल के रूप में होगा। तो अभी हम लेख पर बात करें तो लेखों के ये विस्तार हैं जिनके संबंध में हम लोगों ने इस तरह से बातचीत की है। तो लेख असल में बहुत सारे आपके उस समय के प्रश्नों का उत्तर देता है। दूसरा, लेख की एक विशेषता और होती है, वो तथ्य और तर्कों के आधार पर बातचीत करता है और किसी समाधान पर पहुंचने में आपकी सहायता करता है। माने समाधान मतलब आप जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न का समाधान क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उस तरफ ले जाने के लिए वो दो तरह से ये लेखक की विशेषता हो सकती है कि वो या तो उसे खुला छोड़ दे, मतलब जिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर जो बातचीत की गई उससे आप निष्कर्ष निकाल लें, या लेखक स्वयं निष्कर्ष निकाल करके और आपके सामने रख दे। ये लेखों के अलग अलग तरह के हो सकती है, मगर सामान्य तौर पर लेख में तथ्य और तर्क जो हैं वो तथ्यों के साथ होते हैं, संदर्भों के साथ होते हैं, और उन संदर्भों के साथ संदर्भ और तथ्य और इनकी विवेचना करते हुए वो लेख लिखा जाता है कोई भी। तो सामान्य तौर पर जो हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित हैं उन प्रश्नों पर जो कुछ बातचीत है वो बातचीत जो है वो लेख के रूप में आती है। ये लेख व्याख्यात्मक भी हो सकते हैं, विश्लेषणात्मक भी हो सकते हैं, विवेचनात्मक भी। अब इन शब्दों के अर्थों के आधार पर आप समझते हैं, व्याख्या का मतलब है कि जिनकी जो कुछ हुआ है
उसकी व्याख्या कर दी जाए कि ये इसका एक अर्थ ये है, इसका एक अर्थ ये है, इसका एक अर्थ ये है, इस तरह से व्याख्या कर दी जाए। विवेचना का मतलब है कि जो कुछ हुआ है उनको तथ्यों के आधार पर विवेचित करते हुए, उनको एक तरह से उनकी विवेचना करते हुए, उनकी मीमांसा करते हुए, उन विवेचनाओं के आधार पर उस प्रश्न को आपने, अगर उसमें बहुत सारे आंकड़े या उस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, अलग अलग के तथ्य हैं, तो उन तथ्यों के संबंध में विश्लेषण करते हुए वो बातचीत पूरी कर दी जाए, ये उसका आशय है। तो इस तरह से पूरी हम लोगों ने ये जो बातचीत की कि लेख क्या होता है, इस पर आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो अपन उन्हें बाद में उन प्रश्नों पर भी उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिर एक स्वरूप है जिसे हम फीचर कहते हैं, या फीचर आर्टिकल के रूप में हो तो फीचर एक ऐसी मन को आनंद देने वाले स्वरूप है। जिसे लेखन में बहुत सारे, वो जो मैंने लेख बताया वो तो तर्क वाला है, वो हमारे दिमाग का हमारे दिमाग में प्रश्नों का हलचल पैदा करता है और हमको हमारा मत निर्माण करने में मदद करता है। मगर फीचर असल में पढ़ने का आनंद देने वाली बात, हम पढ़ें मगर हमारी पेशानी पर, हमारे दिमाग पर बल नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े, उसके लिए हमको कोई बहुत जहमत नहीं उठानी पड़े, बल्कि पढ़ते हुए आनंद में हम वो रहें। तो फीचर असल में लोगों को पढ़ने में वो एक तरह से पढ़ने का आनंद देने के लिए, जानकारियाँ भी मिलें और जानकारियों के साथ साथ उन जानकारियों को रमणीकता से कहा जाए, उन्हें इस तरह से कहा जाए कि जिससे और पढ़ने की जिज्ञासा हो जाए, और आगे बढ़े, और इसके आगे और क्या जाना जा सकता है वो जानने की जिज्ञासा हो जाए। तो उसे हम फीचर कहते हैं। फीचर एक तरह से मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे फीचर पर, फीचर और फीचर आर्टिकल। ये इससे पहले हमने लेख पर बात की। मीडिया के लिए दूसरा लेखन रूप है फीचर। और फीचर असल में एक तरह से अगर हम जाने तो फीचर सामान्य तौर पर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, रेडियो टेलीविज़न में भी, और प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी फीचर की ग्राह्यता, स्वीकार्यता ज़्यादा है, इसलिए कि उनके पढ़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और उसका कारण है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेख असल में तार्किक और निष्पत्ति परक होता है। तो वो एक तरह से आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी दिमाग को प्रभावित करता है। तार्किक लोगों से रैशनल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर जो फीचर है वो असल में फीचर आपके मन को प्रभावित करता है, मन को और इसलिए फीचर जो है वो ज़्यादा पढ़े जाते हैं। और ज़्यादा, इसका ये अर्थ नहीं है कि फीचर जो है वो मीडिया के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से वो फीचर के बारे में ये माना जाता है कि फीचर निबंध के करीब की रचना है। निबंध सामान्य तौर पर जो साहित्य में ज़्यादा उपयोग में आते हैं, मीडिया में कम उपयोग में आते हैं। मगर वो जो कल्पनाशीलता और रमणीयता है वो उसका पुट इसमें भी होता है। तो फीचर असल में रमणीक लेखन है, ऐसा लेखन है जो एक तरह से वो आपके मन को प्रभावित करता है, आह्लादित करता है, आपको प्रसन्न करता है,
आपको पढ़ने का आनंद देता है, आपको पढ़ने के लिए और आगे ऐसा विवश करता जाता है। तो फीचर एक तरह से लिखने वाले के कौशल को भी प्रभावित करता है। माने वो लेखन कौशल अगर आप में है तो ही आप अच्छा फीचर लिख सकते हैं। दूसरा, ऐसे ही वो पढ़ने वालों को भी जोड़ता है। तो मीडिया में सामान्य तौर पर फीचर ज़्यादा लिखे जाते हैं, पर फीचर लिखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब फीचर लिखने वाले हैं, क्योंकि इसमें भाषा का कौशल और आपका उसके साथ भाषा के साथ खेलने का कौशल आपका, माने आप शब्दों के साथ में कैसे जाते हैं। दूसरा, इसमें देखिए पूरे मीडिया में कल्पना की ज़रूरत नहीं होती, पर एक होता है कल्पनाशीलता, मतलब जिसमें आप कल्पना जन्य जो स्थितियां हैं उनका प्रयोग कर सकें। मसलन आप बगीचे को देख रहे हैं, अब बगीचे को बगीचा जो है वो सत्य है, गुलाब का फूल वहाँ लगा हुआ है, वहाँ जो है वो मोगरा भी है, वहाँ ये सारे के सारे हैं, बहुत बढ़िया झाड़ियाँ हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। अब इसको लेकर के आपके मन में एक बगीचे को इस तरह के बगीचे को देख करके आपके मन में जो एक रमणीकता जो पैदा होती है उसको व्यक्त करना असल में फीचर आता है। तो इसमें थोड़ी सी कल्पनाशीलता, माने आप जो देख रहे हैं देखने की चीज़ों को भावों में बदल दें और भाव और तथ्य दोनों को मिलाकर के लिखने का कौशल जो है वो फीचर, उसके बिना फीचर नहीं लिखा जा सकता। इसलिए लिखने वालों ने ये बात, फीचर के जानकारों ने इस बात को लिखा है कि फीचर असल में आपके भाविक जगत को आप तथ्यों के साथ जोड़कर कितना प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी रचना है। और इसीलिए फीचर जो है वो ज़्यादा लिखे भी जाते हैं। मतलब जैसे अब कहीं कोई प्रदर्शनी लगी है तो उस प्रदर्शनी को तथ्यों के रूप में क्या बताएंगे आप? तथ्यों के रूप में तो ये बताएंगे कि ये प्रदर्शनी है, यहाँ ये स्टॉल है, यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है, ये नहीं। पर उस प्रदर्शनी को देख करके देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखने वाले उसको किस कुतूहल से देख रहे हैं, या वो प्रदर्शनी किस तरह का प्रभाव लोगों पर छोड़ रही है, उसका आशय क्या है, इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो इसलिए सामान्य तौर पर फीचर लिखने वाले को कई बार उस खुद को अनुभव करना पड़ता है। यानी अच्छे फीचर वो हैं जिनको व्यक्तियों ने अनुभव के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ जोड़ करके लिखा है। तो फीचर इस तरह की रचना, और फीचर में ऐसा मतलब जैसे लेख के बहुत सारे प्रकार मैंने आपको बताए थे, ऐसे फीचर के भी बहुत हैं, मतलब वो तमाम चीज़ें। और उस तरह से वो लिखना जो है वो ज़्यादा उस तरह से प्रभावकारी है और लोगों को प्रभाव छोड़ता है। तो फीचर में 3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक, पहली बात तो ये है कि आप किसी चीज़ को देखते हुए उसके साथ अपना भावनात्मक जोड़ बैठा सकते हैं या नहीं। अगर जो भावना प्रधान व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल ही तार्किक है, तो उसको फीचर लिखना कठिन होगा, क्योंकि वो तथ्यों के साथ ही ज़्यादा हो जाता है, वो हमेशा हार्ड एक राइटिंग करेगा। तो एक तो ये कि आपकी जो है भावना की स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, भावना जब व्यक्त होती है तो उसका शब्द, मैंने भावना को शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है, कठिन है। मतलब आप प्रेम को, क्रोध को, ये भावनात्मक चीज़ें हैं ना, इनको कैसे व्यक्त करेंगे? क्रोध है तो क्रोध को कैसे व्यक्त करेंगे? प्रेम है तो प्रेम को कैसे? किसी ने किसी के प्रति दयालुता अगर व्यक्त की तो उस दयालुता वो सिर्फ मात्र एक्शन नहीं है, वो एक कोई क्रिया नहीं है, बल्कि उस पर देने वाले के चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ा,
और लेने वाले के चेहरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आप देख कर के ही महसूस कर सकते हैं। और उस देखने की अगर आंख आपके पास नहीं है, देखने में जो जो व्यापार हुआ है, उस व्यापार को समझने का की भावना अगर आपके पास नहीं है, तो आपके लिए वो एक मैकेनिकल दृश्य हो जाता है। तो इस वजह से नहीं। तो दूसरी ज़रूरत है कि आपकी भाषा, आप अपने भावनाओं को उनको जो है वो शब्दों में कैसे अच्छी तरह से, कैसे नए 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 ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। दो बात। तीसरी बात ये है कि जैसे एक और बात हमको समझना चाहिए, हर विषय पर फीचर नहीं लिखा जा सकता और हर विषय पर लेख भी नहीं लिखा जा सकता। दूसरा है, हर फीचर के लिए जो विषय हैं उन पर अगर लेख लिखेंगे तो उतना सुंदर नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्तित्व पर अगर आपको लिखना है, तो व्यक्तित्व पर सामान्य तौर पर व्यक्तित्व प्रभाव लेख लिखना है। मगर अगर उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताना है, उसके अवदान को बताना है, उसके सामाजिक प्रभाव, उससे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताना है, तो आपको उस फीचर की शैली का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा कि मतलब जो फीचर पर लिखे जाने वाले विषय हैं, तो फीचर ऐसा नहीं है कि फीचर काल्पनिक होता है। नहीं, फीचर काल्पनिक नहीं होता। उसकी जो बुनियाद है, उसका जो पैर है, वो तो तथ्यों पर ही होते हैं, वो तथ्यों पर ही आश्रय करते हैं। बस तथ्यों के साथ आप कल्पना में जोड़ते हैं, तथ्य छोड़ते नहीं हैं, पर उसके साथ भावनाओं को जोड़ते हैं। और उन भावनाओं को एक कल्पनाशीलता के साथ में आप जो एक रमणीकता पैदा करते हैं, वो रमणीकता असल में फीचर को पैदा करती है। तो इस तरह से फीचर जो है बहुत ही अलग तरह की रचना है। तो मित्रों, फीचर के संबंध में आप यहाँ थोड़ा सा विचार करिए, और फीचर के संबंध में अगर आपके प्रश्न उठेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन प्रश्नों का जवाब दें। अगली बातचीत हम जो है वो इंटरव्यू पर करेंगे, और इंटरव्यू भी एक लेखन की बड़ी विधा है, और उसको हम लोग शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने फीचर पर बात की थी। लेखन का एक और रूप है इंटरव्यू या भेंट वार्ता। भेंट वार्ता असल में दो जगह काम आती है मीडिया में। तो एक तो ये कि न्यूज़ में भी जब समाचार का संकलन करते हैं, तब भी हमको इंटरव्यू के बिना आप नहीं कर सकते। और अगर बहुत सारी जानकारियों की अगर आपको खोज करना है, पड़ताल करना है, या किसी विषय के बारे में और गहरी बातचीत करनी है, ऐसे विषय, तकनीकी विषय या प्रशासनिक संदर्भों में, योजनाओं के संबंध में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरव्यू के बिना नहीं की जा सकती। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कहीं कोई एक बड़ा बांध बन रहा है, अब उस बांध के बारे में कैसे देखने से, या केवल अगर उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी आ जाए तो हो जाएगा? नहीं, उसके बारे में आपको किसी से जो उसका जानकार है उससे पूछना पड़ेगा। तो वो इंटरव्यू ये। बल्कि मीडिया के संबंध में तो ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़े पत्रकार ने एक बार कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सफलता पाई है, उस सफलता में इंटरव्यू का बड़ा हाथ, माने भेंट वार्ताओं का बड़ा हाथ। और आप वैसे भी किसी पत्रकार से, ख़ासतौर पर रिपोर्टर या जो लिखने वाले पत्रकार, उनसे अगर बात करेंगे तो वे कहेंगे निश्चित रूप से कि उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा जानकारियों को प्राप्त करने में या जानकारियों को समझने में इंटरव्यू पर ही बेस्ड रहा है। तो इंटरव्यू एक तरह से मीडिया में मीडिया के बारे में जिज्ञासुओं की जानकारियों को उन तक पहुंचाने का, चीज़ों को समझने के लिए जानकारियों को एकत्रित करना, बहुत किसी बात की बहुत गहराई में जाकर उनको दें। वो कोई चीज़ बहुत तकनीकी है, जैसे हम हर साल देखते हैं कि बजट आता है ना,
बजट, अब बजट सामान्य तौर पर वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि इतना रुपया इस मद में खर्च किया जाएगा, नहीं, बजट बजट को समझना बहुत जरूरी, और इसलिए वो सामान्य तौर पर बजट के बारे में अर्थशास्त्रियों से या बाजार के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे, या जो जिन्होंने जो 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 आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे बात करके उन बातों को समझा जाता है। और इंटरव्यू, उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि ऐसे मौक़ों पर इंटरव्यू पब्लिश होते हैं। तो इंटरव्यू असल में दो लोगों के बीच की बातचीत है, एक विशेषज्ञ है और दूसरा जिज्ञासु है, जानने वाला है। तो जानने वाला रिपोर्टर हो सकता है या इंटरव्यू लेने वाला कोई दूसरा पत्रकार भी हो सकता है, मगर दो लोगों के बीच की बातचीत है, वो कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं, आप अपनी मनोरचना नहीं है कि आप अपने आप में बातचीत करते हुए और किसी चीज़ को कर लें। वो दो लोगों के बीच की बातचीत है। इंटरव्यू के बारे में एक और बड़ी बात कही जाती है कि इंटरव्यू असल में देने वाले पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंटरव्यू लेने वाले पर निर्भर है। यानी जो इंटरव्यू लेता है, भेंट वार्ता जो करने वाला है, जो रिपोर्टर है, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रश्नों के आधार पर की जाने वाली बातचीत है। तो अगर आपके प्रश्न अच्छे नहीं हैं, अगर आपको प्रश्न पूछना नहीं आता है, अगर प्रश्न बनाना नहीं आता है, तो ये बातचीत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इन्हीं प्रश्नों के आधार पर तो वो जवाब देंगे। तो आपके प्रश्नों पर उनकी बातचीत निर्भर करती है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि इंटरव्यू जो करने वाला है, यानी जो रिपोर्टर है या जो भेंट करता है, भेंटकर्ता पर निर्भर करती है, भेंट देने वाले पर निर्भर नहीं करती। वो तो विशेषज्ञ है अपने विषय का, तो विशेषज्ञ है तो उसको तो सब कुछ मालूम है, मगर आपको उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, जानकारियों का भंडार है, उनके पास जो समझ है, उस समझ को उलीचने का काम आपको करना है। तो वो उलीचने का काम करने का किस तरह से, ये एक प्रश्न में नहीं हो सकता कि साहब आप अपना पूरा ज्ञान उलीच दीजिए, तो वो नहीं, कोई नहीं उलीच पाएगा। कि आप किसी से भी बात करके देखिए कि भैया इस बारे में पूरी जानकारी दे दो, तो वो अपने मन में उस समय जो कुछ भी जानकारी आएगी वो दे देगा, मगर वो जानकारी, उसमें बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। तो असल में वो जानकारी लेने वाले पर निर्भर करती है। दूसरा एक और बात है, इंटरव्यू लेने के लिए भी आपको तैयारी करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गए और इंटरव्यू शुरू कर दिया। आपको 3 बातें इंटरव्यू लेने वाले के संबंध में जब आप जानने चाहते हैं, तो आपको एक तो ये कि जिस विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं उस विषय की थोड़ी बहुत मोटी मोटी कोई रूपरेखा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी आप उस विषय के संबंध में थोड़ी बहुत, क्योंकि आप क्या जानना चाहते हैं ये तो आपको मालूम है, या आप अपने जिज्ञासुओं को, अपने पाठकों को क्या बताना चाहते हैं, देखने वालों को क्या बताना चाहते हैं, या आप के पास है। तो एक तो उस विषय के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। दूसरा ये कि आप जिससे बात करने वाले हैं उसके बारे में भी, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्यों? इसलिए वो होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसके साथ आपका तादात्म्य, आपका मेल जोल, आप और उसके बीच में केवल दिमागी कसरत नहीं, बल्कि आप दोनों के बीच में एक दिल आपका जितना गहरा जुड़ेगा उतनी बातचीत निकल के आएगी। अगर आप उसके दिल में बैठ गए, आप उसके मन में शामिल हो गए, तो वो कुछ जो बात आप नहीं पूछेंगे वो बात भी आपको बता, वो कह देगा कि ये तुमने मुझसे ये बात नहीं पूछी, ये भी इस बारे में बहुत ज़रूरी, वो बता देगा। तो इसलिए उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अगर जान लेंगे तो आप उनसे जब मिलने, इंटरव्यू लेने जाएंगे तब आप उसकी प्रशंसा में जो बात कहेंगे वो बातें यही तो होंगी कि देखिए आपको ये पुरस्कार मिला है, ये कितना महान काम किया, आपने इतना बड़ा काम किया, वगैरह वगैरह।
जो भी आप उसकी महिमा में, उसकी प्रशंसा में कुछ बात कहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। कहाँ है कोई व्यक्ति आया है जो अच्छी बात करता है, तो उस तरह से बात। तीसरी बात जो है एक और है, और वो ये है कि सामान्य तौर पर विशेषज्ञ जो हैं वो नियमों के, परंपराओं के, बातचीतों के, इनके बड़े वो रहते हैं। तो सामान्य तौर पर आप उनके उनके अनुशासन में बात करें, उन पर हावी होकर के बात नहीं करें। ये जो है वो पुलिसिया इंटरोगेशन, पुलिसिया बातचीत नहीं है, बल्कि ये आप जिज्ञासु हैं और वो विशेषज्ञ है। इस रूप में वो ऊंचाई पर है, आप अपने आप को थोड़ा नीचा बना करके और उसके दिल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इस भाव से आपको बात करना है। तो ये भाव आपका पूरे इंटरव्यू में बने रहना चाहिए। अगर ये बना रहेगा तो निश्चित रूप से ये बातचीत। इस संबंध में मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कई बार जब जो न्यूज़ के रिलेशन में जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इस तरह का पुट होता है कि जहां आप कुछ जानकारियों को कंट्राडिक्ट करते हुए उसके सामने जाते हैं, मतलब वो छिपाना चाहता है और आप निकालना चाहते हैं, तो वहाँ वो रिलेशन अलग हो जाता है। यहाँ तो आप वो बताना चाहता है मगर आप पूछें तब, तो ऐसी बात रहती है। तो आपको कई बार वो आपको ऐसा भी होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बताना चाहता वो कह देता, देख भाई तुम्हारी समझ के लिए मैं बता देता हूँ, इसका उपयोग मत करना इसका। तो ये वो उस पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो। तो इस तरह से हम इंटरव्यू लेने में इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि आप जो है पहले विषय की तैयारी कर लें, फिर विषय की तैयारी के साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जान लें। उस व्यक्ति के जानने के साथ साथ भी आप ये एक जिज्ञासा भाव से उसके पास जाएं और उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान करके अगर आप उनके साथ जाएंगे, उनकी अनुशासन की परिधि में, उनकी सांस्कृतिक परिधि में अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक और बात, इसी तरह से जब आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लिखित प्रश्न मांग लेते हैं, तो आपको लिखित प्रश्न देना चाहिए, कोई दिक्कत। कई बार ये भी बात होती है कि वो कहते हैं भैया आपने इंटरव्यू तो ले लिया, पर इंटरव्यू लेने के बाद में आप जो है वो हमें आपने क्या लिखा है ये हमको बताइए। तो आपको बताना चाहिए। मुझे याद आता है कि इंटरव्यू, एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू लेने गए, एक बड़े अच्छे कलाकार का इंटरव्यू लेने वाला था। कलाकार उनको बताने लगे तो वो उनको बोले, देखिए कैसे बिगड़ता है इंटरव्यू। उन्होंने कहा जरा धीरे धीरे बोलो आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने संपादक को फ़ोन करके कहा कि आपने किस आदमी को भेज दिया, इसको तो न भाषा की समझ है न विषय की समझ है। तो ये बात जरूरी रहती है, इस आधार पर करना चाहिए इंटरव्यू। तो ऐसा अगर इंटरव्यू करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ और सार्थक होगा। तो ये जो 3 रूप विशेष और रूप तो और भी हैं, मैंने आपको लेख, फीचर और फीचर आर्टिकल और दूसरा इंटरव्यू, ये 3 रूपों पर आपसे बात की। ये तीनों रूप जो है मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अब तक हमने लेख और फीचर तथा इंटरव्यू पर बात की। अब असल में एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है मीडिया की हम सेवा कैसे करें, इसके बारे में। जो कुछ बातें अभी तक जो हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं दोहरा देना चाहता हूँ या और बता देना चाहता हूँ। वो देखिए, असल में क्या है कि मीडिया के लेखन रूप तो और भी हैं। रिपोर्टाज है, मसलन रिपोर्टाज है, जो रिपोर्ट, एक समय था कि जब रिपोर्टाज काफ़ी अच्छे लिखे जाते थे, मगर रिपोर्टाज लिखने के लिए व्यक्ति का जिसमें साहित्यिक रुचि हो और जिसमें साहित्य जैसा लिखने की क्षमता हो, वो रिपोर्टाज को ठीक लिख सकता है। क्योंकि रिपोर्टाज भी असल में फीचर की तरह एक थोड़ी सी कठिन विधा है।
दूसरी जो बात है वो ये है कि असल में ये जो लेखन रूप है ये माध्यम के हिसाब से भी हैं। माने अगर आप प्रिंट के लिए लिखते हैं तो उसकी शैली कुछ अलग होगी। अगर आप न्यूज़ चैनल के लिए या टीवी के लिए लिखते हैं तो उसका उसका जो माध्यम का की जो विशेषता है, यानी आप जानते हैं टीवी जो है वो दृश्य श्रव्य है, यानी देखा सुना जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं विजुअल इम्पैक्ट और विजुअल का वो ज़रूरी है, उसके हिसाब से उस तरह से चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। रेडियो के लिए अगर फीचर लिखते हैं तो रेडियो का आपको पता है कि उसमें आपको सुनने की जो विशेषता है उसकी, सुनने के आधार माने केवल शब्दों के आधार पर किसी बात को कहने का अंदाज और कहने का कौशल, ये आपका अगर है तो आप उसके लिए तो माध्यम के अनुरूप आपके कौशल में आपको परिवर्तित होना पड़ता है। ये एक मुख्य बात है। हमारी ये जो लेखन रूप है वो सब जैसे जब जो रेडियो और टीवी के लिए एक और रूप आता है प्रस्तुतकर्ता का, वो है वार्ता। जो वार्ता जो वार्ता भी असल में उसी तरह से लेखन का ही जो स्पोकन या जो दृश्य श्रव्य स्वरूप जो है वो वार्ता है। और एक और स्वरूप उसमें बनता है और वो है जो है वो संभाषण, या मतलब वार्ता में कई बार दो तीन लोग मिलकर के वार्ता करते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन एक तरह से कह सकते हैं, वो भी स्वरूप है। वो भी एक तरह से लोग मिलजुल कर बात करते हैं, उस तरह का स्वरूप है। तो उस वो जिसमें और लोग भी हिस्सेदारी करती है, अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं, तो एक व्यक्ति के मंतव्य के बजाय वो तीन लोगों का मंतव्य हो जाता है। तो ये एक स्वरूप ये माध्यम के अंतर्गत विशेष रूप से आता है। तो ये कुछ बातें जो हमारे पूरी पहले बातचीत में जो रह गई थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं आपसे सेवा के संबंध में बात करना चाहता हूँ, मीडिया की सेवा। और मीडिया की सेवा में भी ये बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जैसे मैंने लेखन रूप में संबंध में बताया ना कि मीडिया में जो बदलाव आया, जो शुरू में हम लोगों ने बात की थी बदलाव के संबंध में, वो यहाँ भी है। अर्थात अब मीडिया में जो नया बदलाव हुआ है, नए जो पाठक हैं, नए जो दर्शक हैं, नए जो श्रोता हैं, उनके अनुरूप सारी की सारी चीज़ें नए। देखिए, इसको एक समझने के लिए एक बात, एक समय जब हम लोगों ने जब पढ़ते थे तब हमारे सामने पढ़ते समय आजीविका का केंद्र नहीं था। मतलब हम लोग जो हैं जब पढ़ते थे तो ये बात नहीं थी सामने कि भाई आप आगे जा कर के, भले मन में रहता हो, मगर शिक्षा में ये बात नहीं थी कि हम किसी कौशल विशेष के लिए या व्यवसाय विशेष के लिए या किसी वृत्ति विशेष के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। कैरियर, जिसे आप अंग्रेजी में अपन कहते हैं, कैरियर ओरिएंटेशन शिक्षा में नहीं हुआ करता था। मगर आज इस समय जब हम पढ़ते हैं तो कैरियर ओरिएंटेशन रहता है। तो कैरियर ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि आप उस विधा विशेष, उस वृत्ति विशेष, उस व्यवसाय विशेष के संदर्भ में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये असल में कंटेंट को, इन स्वरूपों को जब आप स्वरूपों में जब बातचीत करते हैं तब उसमें भी ये बातें आ जाती हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए बदलाव के संदर्भ में। मीडिया सेवा के संबंध में जो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया की सेवा में भी इसी तरह से बदलाव आया है। अब मीडिया के सामने ब्रह्मा कुमारी या इस तरह के सकारात्मक संगठन जो हैं, जो मूल्य केंद्रित और एक अच्छा समाज बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके बारे में अब ऐसा नहीं है कि लोग अनजान हैं, लोग जानते हैं। अब जानते हैं तो अब
आपको भी उनको उस हिसाब से, जैसे अगर पिछले दिनों में आपने देखा हो तो तनाव, हिंसा, मानसिक अवसाद या डिप्रेशन जिसे कहते हैं, निराशा, ये कुछ विषय ऐसे थे जो जो विषय समाज में थे और समाज की ज़रूरत थे, और उसके हिसाब से हमारी बातचीतों में भी, हमारे कार्यक्रमों में भी और हमारे उन सारी चीज़ों में वो परिलक्षित होते चले गए। तो जब हम मीडिया की सेवा करना चाहते हैं तो दो अर्थ हैं इसके। एक तो मीडिया के माध्यम से लोगों की सेवा करना, यानी मीडिया को मध्यस्थ बनाते हुए, माध्यम बनाते हुए उसके माध्यम से समाज के लोगों तक अपनी बातचीत को पहुंचाना। ये कौशल केंद्रित हुई, मतलब इसमें आपको उस तरह का लेखन और समाचार और फीचर और जो वार्ता और उस तरह की जो चीज़ें हैं उनका कौशल आप में होना चाहिए, जिसके आधार पर। मगर उसमें आप बातचीत क्या करेंगे, तो एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ प्रोपोगेशन के बजाय हम अगर इस बात को ध्यान रखें कि हम जो करते हैं उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, समाज की समस्याओं को हल करने में हमारी हमारी हमारे हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो योग की पद्धति है, या हम जो योग और ध्यान के संबंध में जो बात कहते हैं उसका प्रभाव क्या है उस संबंध में, उसके बारे में बात करें। आपने देखा होगा, आपने अगर शिवानी जी को या आपने डॉक्टर सतीश गुप्ता को सुना होगा तो उसमें देखा होगा कि वो इन्हीं के आसपास इसी तरह की बात करते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की बातचीत करके वो करते हैं। क्योंकि जो जो अनजान है आपसे, जो अभी आपके ज्ञान से परिचित नहीं है, मगर वो समस्याग्रस्त तो है, वो चाहता तो है, वो अपनी समस्याओं में अगर आपका हीलिंग टच अगर होता है, यानी उसकी समस्या का निदान हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से उसमें चाहेगा कि वो उस चीज़, उस बात के लिए, उस बात को आप जो पैरवी कर रहे हैं या आप बता रहे हैं वो उसके काम अगर आती है, तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि उसमें आपका जो योगदान है वो उसको फलीभूत करे। ये बात ठीक है। तो इसलिए आपको अपने समय के समाज को पहचानना और अपने समय के समाज की जो कठिनाइयाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा ये जो कोरोना काल में लोगों में जो ज़्यादा बातचीत हुई, वो ज़्यादा बातचीत जो है भय को लेकर के हुई, क्योंकि सारे लोग भयभीत थे, क्या होगा, अब क्या होगा। नौकरियां लोगों की चली गई, लोगों की आय में कमी हो गई, लोगों का व्यापार जो है वो कमज़ोर हो गया। इन सारी चीज़ों में एक सारी भय, तो ये जो भय है, जैसे हम जानते हैं कि हम जो लोग परमात्मा के संबंध में परमात्मा के ज्ञान से संबंधित हैं, उनको इतना भय व्याप्त नहीं हुआ। भय तो था, मगर भय क्योंकि वो जानते थे कि असल में जन्म और मृत्यु का अर्थ क्या है, मगर बाकी लोग तो नहीं जानते ना। तो उनके भय को उनको निर्भय करने के लिए आपके पास विचार थे। तो असल में उस समय आपको ये समझ करके उन विचारों को केंद्रित करके अगर लोग मीडिया के माध्यम से अगर हम उन चीज़ों को बताते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये बात है कि मीडिया के माध्यम से का उपयोग करते हुए लोगों की सेवा करने के संबंध में एक पक्ष तो ये है, इसके बारे में सोचें। और फिर एक तो मैंने आपसे कहा कि मीडिया को माध्यम बना करके हम लोगों को अपनी बातों को पहुंचाएं। दूसरा एक और बात है, जो बात सामान्य तौर पर हमने कम की है, मगर मुझे लगता है कि आज अब वो ज़्यादा हुई है। इस कोरोना काल में एक और बात हुई है, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उनके दुख और उनकी परेशानियां और उनमें जो निराशा है वो और पहले से ज़्यादा बढ़। एक तो वैसे भी आप जानते हैं इस बात को, और नहीं जानते हैं तो कम से कम इस बात से समझें कि मीडिया में काम करने वाला व्यक्ति जो है उतना
आजीविका के संबंध में उतना सुरक्षित नहीं होता जितना वो अन्य निकायों में, सरकार में, अर्ध सरकारी में, बड़ी कंपनियों में काम करने वाला व्यक्ति जितना सुरक्षित होता है उतना सुरक्षित नहीं होता। और इसीलिए जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले लॉकडाउन में मीडिया के बहुत सारे लोगों की नौकरियां, जो माने तो जो नए लोग थे और उनकी नौकरियां चली गई। ये ऐसे लोगों की नौकरियां चली गई जो 20-20 साल तक से काम कर रहे थे। दूसरी क्या है, मीडिया जब अपना काम करता है तो मीडिया के सामने जो काम करने की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां और दूसरे लोगों के काम करने की परिस्थितियों से थोड़ी भिन्न होती। वो जोखिम उठा करके काम करता है, जोखिम के साथ काम करता है। तो जोखिम और उसके बाद अस्थिरता, असुरक्षा, तो इस सब को मिला जुला करके उसका जो उसके मानस का जो बिखराव है वो बहुत पिछले दिनों में काफ़ी हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया के संबंध में भी हमको, मीडिया की सेवा करने के संबंध में भी, मीडिया की सेवा, पहले तो हम मीडिया की सेवा में सिर्फ ये व्यक्ति से संपर्क जोड़ते थे, गाहे बगाहे विभिन्न अवसरों से उसके संपर्क करते थे, उसकी अच्छी बातों के लिए हम उसको कभी फ़ोन करके कहते थे कि आपका लेख अच्छा था, आपका वो अच्छा था। मीडिया को लेकर के हम संगोष्ठियाँ कर लेते थे मीडिया की सेवा के संदर्भ में, कि मीडिया समाज के लिए कितना उपयोगी है और उसमें क्या फ़र्क आया है, ये इसको लेकर के संगोष्ठियाँ करते थे, सेमिनार करते थे। मगर मुझे लगता है अब एक और बात जोड़नी चाहिए हमें, मीडिया के लोगों को और समाज के लोगों से की तरह समझ करके उनको और ज़्यादा मानसिक बल प्रदान करने के लिए, अपनी स्थितियों का सामना करने के लिए, यदि वो अपनी स्थिति को सामना करने के लिए अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अगर अपने अस्तित्व के संबंध में उनकी जानकारी होती है, परमात्मा की कृपा उन पर किस तरह से बरस सकती है इस संबंध में उनकी जानकारी हो सकती है, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक ताकत आएगी, वो समझेंगे और वो ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी ढंग से और ज़्यादा निर्भय होकर के काम करेंगे। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर कोरोना काल है, माने एक जो 2021 का, जब हम इस समय में इस बातचीत को कर रहे हैं, तो मीडिया की सेवा के अब दो मोटे बिल्कुल अलग अलग पक्ष हो गए। एक तो मीडिया के माध्यम से सेवा करना और दूसरा मीडिया में काम करने वाले लोगों के मन मजबूत करने के लिए सेवा करना। पहला चरण इस सेवा का ये होगा कि हम उनकी स्थितियों को समझकर कुछ ऐसी बातचीतों का निर्माण करें जिनसे कि उनके जीवन में, उनके परिवार के साथ, उनके संबंधों में, उनकी आजीविका के संबंध में, अपनी स्थितियों का मुकाबला करने के संबंध में, या जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कैसे काम करें, कैसे अपने मन की मजबूती करें, इस संबंध में, इस तरह से अलग अलग विषयों को लेकर के उनके साथ, जैसे और लोगों के लिए हम शिविर करते हैं और लोगों के लिए जिस तरह से हम बातचीतों का आयोजन करते हैं और दूसरों के लिए जिस तरह से रिट्रीट करते हैं, उसी तरह की रिट्रीट या सेवा के स्वरूप के संबंध में हमें मीडिया के लोगों के लिए भी करना चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात एक और है, और वो बातचीत ये है माने मीडिया सेवा के संदर्भ में, कि मीडिया का जो व्यक्ति है वो असल में पहले चरण में तो हम उसकी सेवा, उसको मजबूत करने के लिए बात करें तो उसमें उसका स्वरूप दर्शन होगा, मगर इसमें ज्ञान विशेष केंद्रित नहीं है। दूसरी जो सेवा हम करें, जो पहले चरण की सेवा के पश्चात दूसरी सेवा में हम असल में उसके अस्तित्व के, उसके स्वरूप को, तुम कौन हो, कौन, और तुम असल में ये जो सेवा करते हो वो क्यों करते हो, तो ये जो आप कौन हैं और आप किससे क्या है, तो ये जो स्वरूप दर्शन की बात है, जो हम सामान्य तौर पर
जो ब्रह्म माने जो परमात्मा का जो ज्ञान देते हैं, और वो 7 दिन में जिस तरह से वो ज्ञान बटा हुआ है कि मैं कौन, परमात्मा कौन, सृष्टि का चक्र क्या है, और ये कैसे वो होता है, योग का अर्थ क्या है, योग के जुड़ाव का क्या अर्थ है, और ये सब कुछ क्या है, ये जो हम 7 चरणों में विभाजित करते हैं। दूसरे चरण में इसके लिए मतलब मेरा बिल्कुल निश्चित मानना है कि परमात्मा का ज्ञान के लिए भी मीडिया के लोगों को बुला करके, और मीडिया के लिए विशेष शिविर इसलिए मैंने कहा कि मीडिया के साथ अगर हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो हमें, देखिए मीडिया के लोग जो हैं वो एक तो तार्किक होते हैं, दूसरा ये कि वो निश्चित रूप से उनकी खोज वृत्ति रहती है उनमें। एक पत्रकार जो बनता है उसमें कहीं ना कहीं खोज वृत्ति है, माने वो खोजना। देखिए दोष जो जिज्ञासा और खोज, इन दोनों में अंतर है। जिज्ञासा में भी आदमी जानना चाहता है, मगर जिज्ञासा में आदमी संदेह के आधार पर नहीं जानना चाहता, मगर खोज में आदमी ये जो अल्टरनेट जिसे कहते हैं, वैकल्पिक जो कहते हैं, उसके हिसाब से भी जानना चाहता है, जिसमें कुतूहल और संदेह दोनों स्थितियाँ जुड़ जाती हैं। तो पत्रकार की ये जो विशेषता है, इस विशेषता के आधार पर उसकी सेवा करने के लिए हम जब बात उनसे अगर इस तरह की बात करेंगे तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम उनसे इस तरह की विशेष बातचीत करें, जिस उनके लिए शिविर जो आयोजित करें उसके लिए इस तरह की वो बात करें। तीसरा एक और चरण है। तीसरा चरण जो है बहुत नितांत वैयक्तिक है। देखिए अगर हम पत्रकारों का से जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में हैं, वो हमारे संबंध और संपर्क में हैं, तो हम उनकी निजी परेशानियां भी जान सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मीडिया सेवा करते रहे होंगे या करते हैं, वो निश्चित रूप से जानते हैं कि फलाने अखबार में काम करने वाला या फलाने न्यूज़ चैनल में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत साधु है, मगर इन दोनों बड़ा उदासीन रहता है। तो ऐसे व्यक्तिगत लोगों की काउंसलिंग, उनसे पूछना, उनसे मैत्री भाव से मिलना, मैत्री भाव से मिलने के बाद में उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करना, और उनकी परेशानियों को समझने के बाद में उनको बुलाना, और बुलाने के बाद में उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करना, ये तीसरी जो सेवा है वो हमारी सामान्यतः होती नहीं है। ये सेवा भी हमें अपनी मीडिया सेवा के अंतर्गत होना चाहिए। मैं पत्रकार के संदर्भ में ये जो मीडिया सेवा की बात कर रहा हूँ, उसका एक बड़ा कारण ये है कि यदि मीडिया का व्यक्ति आपके ज्ञान, आपकी सेवा से होने वाले परिवर्तन, और उससे उसका जो उस संबंध में उसका जो अनुभव है, अगर उसे वो माने उसके जीवन के लिए उपयोगी लगता है, तो आप विश्वास मानिए कि मीडिया का व्यक्ति दूसरों की तरह आपके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद केवल सामान्य स्टूडेंट नहीं रहता, बल्कि वो एक तरह का कैरियर हो जाता है आपके ज्ञान और आपकी इन सारी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए आपका ऐसा सहायक बनता है, जिससे कि आपकी सेवा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता और उसका सहयोग दूसरे लोगों, अन्य वर्गों की तुलना में काफ़ी बड़ा और काफ़ी विस्तारित होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको इन सेवा के इन रूपों के संबंध में भी विचार करते हुए, और निश्चित रूप से इस संबंध में आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं उन प्रश्नों के संबंध में आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। ओम शांति।